चलिए ब्रेक से आगे बढ़ते हैं। चर्चा यही है कि आखिर परहेज क्यों है, चिट्ठी आने के बाद भी नाराजगी क्यों है, या फिर क्यों कहते हैं कि चुनाव ना लड़े ओवैसी तो ज्यादा बेहतर साथ दे सकते हैं आरजेडी का, ये तय करना आखिर इसके पीछे की रणनीति क्या है। हमारे साथ भूपेंद्र यादव जी, प्रवक्ता बीजेपी के लगातार बने हुए हैं, और साथ में विनीत वर्मा है जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट है। विनीत भाई, एक बार फिर से मैं आपसे सवाल ले रहा हूं। भूपेंद्र यादव को आपने सुन लिया, उन्होंने बताया कि वो लड़े न लड़े बीजेपी को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर वो लड़ते हैं तो आप कह रहे हैं कि बीजेपी को फायदा होगा, और उसके पीछे की गणित भी कमोबेश आपने समझाने की कोशिश की। अब मैं उसी इक्वेशन पर आता हूं कि जो MY फैक्टर है या D फैक्टर अलग से इस बार है, जिस पर कांग्रेस फोकस कर रही है, वो अपने आप में बड़ा फैक्टर है। अगर ओवैसी अलग से मैदान में आते हैं, और पिछली बार जिस तरीके से सीटें उन्होंने ली, ठीक है, आप जैसा कह रहे थे कि पहले आए जीते, उसके बाद कुछ लोग कहीं और चले गए, वो अलग विषय है, लेकिन वो अगर आते हैं और फिर सीटों का बंटवारा करके जीत हासिल करते हैं कुछ सीटों पर, कौन से बेल्ट में सबसे ज्यादा आपको उम्मीद लग रही है कि हाँ इसका असर होगा और फिर उसका प्रभाव आरजेडी पर, महागठबंधन पर होगा? जी देखिए, जो बात यहाँ पे है कि जिस प्रकार से आपने कहा कि ओवैसी साहब लड़ते हैं या नहीं लड़ते हैं, जिस प्रकार से राजद के कुछ नेता का बयान हमें सुना कि उनको लड़ना ही नहीं चाहिए, हम तो कहते हैं। देखिए, जो बात यहाँ पे है कि ओवैसी साहब की जो पार्टी है AIMIM, अगर इंडिया ब्लॉक में शामिल होती है या नहीं होती है, या लालू प्रसाद यादव जी जो हैं वो इनका प्रस्ताव जो है वो स्वीकार करते हैं, तो देखिए, अगर करते हैं नहीं करते हैं, इन दोनों परिस्थितियों में जो फायदा है वो AIMIM को होता दिख रहा है यहाँ पे। और वो इस प्रकार से होता दिख रहा है कि देखिए, अगर इंडिया ब्लॉक में शामिल नहीं करते तो वह लोगों के बीच में ये सांत्वना उनको मिल सकती है, या इस प्रकार से एक इमोशनल फैक्टर हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है कि देखिए, ये तो चाहते थे बीजेपी के खिलाफ लड़ना, ये तो चाहते थे मुस्लिम के हक के लिए लड़ना, मुस्लिम के लोगों के हक के लिए लड़ना, पर देखिए इनको इंडिया ब्लॉक जो महागठबंधन है जो बीजेपी के खिलाफ लड़ता है, इसमें शामिल नहीं किया गया। तो हम तो चाहते थे लड़ना, तो दूसरी तरफ अगर इनको शामिल किया जाता है तब भी इन्हीं का एक इसमें फायदा नजर आता है। वो इस प्रकार से है कि जो एक सीमांचल क्षेत्र है जो बिहार का, जिसमें पिछली बार भी इनका जो वोट बैंक रहा वो काफी अच्छा रहा, उसको उसके मद्देनजर देखते हुए कि जो बिहार की राजनीति है इस वक्त, वह जो फैक्टर पे आधारित है, जो आप कह रहे हैं मुस्लिम फैक्टर है, जो MY फैक्टर है, D फैक्टर पे जो कांग्रेस फोकस कर रही है। देखिए, जो ये ओवैसी साहब हैं, अगर इस ब्लॉक का हिस्सा बनते हैं तो उनका एक दबदबा जो बिहार की राजनीति में है वो बढ़ जाएगा। दूसरा, जो इनके ऊपर एक कह सकते हैं टैग लगाया जाता है, इनकी पार्टी पे टैग लगाया जाता है कि बीजेपी का B टीम के रूप में काम करती है, ये भी इस गठबंधन के साथ शामिल होने के बाद इसको हटा सकते हैं। तो देखिए, दोनों ही मामलों में ओवैसी साहब की यहाँ जीत होती नजर आ रही है, या फिर हम कह सकते हैं बहुत बड़ा एक चतुराई से लिया गया एक इनका डिसीजन है, जो अभी इन्होंने जो राजद के पाले में फेंका है। जी ठीक है भूपेंद्र यादव जी, जो बात विनीत वर्मा साहब एक पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर कह रहे हैं कि आप भी उससे सहमत हैं, और अगर इस बात को हम मान लें तो बीजेपी के लिए एक बढ़िया जमीन तैयार होगी, क्योंकि ओवैसी ने चिट्ठी भेजकर दोनों तरफ से फंसाया है। चिट्ठी पढ़ें तो भी दिक्कत, ना पढ़ें तो भी दिक्कत। देखिए, ऐसा है भाई कि हमारे बिहार के अंदर में लालू प्रसाद जी में एक विशेष प्रकार का गुण है जो हम लोग 90 के दशक से इनको जानते हैं। देखिए, हम इनके गंवाई भाषा में कहावत है कि बिलाड़ को भी बिलाड़ पैदा नहीं होने देता है रे भाई। आप देखे होंगे कि बिलाड़ जब बिलाड़ को पैदा करता है तो अपना पैदा किया हुआ बिलाड़ को गला दबा देता है, तो बिलाई 7 घर घुमाती है, तब उस बिलाड़ का जान बचता है। तो ठीक उसी प्रकार हमारे आदरणीय लालू प्रसाद जी हैं, ये कभी नहीं चाहेंगे कि ओवैसी जी आकर के बिहार से इलेक्शन लड़े रे भाई। इनको मालूम है कि एक तो राहुल गांधी के ही झेल रहे हैं, इनका बेटा को जो है ना आज तक दूल्हा चुना ही नहीं कांग्रेस का गठबंधन, और भी फेड़ा में पड़े हुए हैं। राहुल गांधी जी का प्रदेश प्रभारी आते हैं कृष्णा अल्लावरू जी, वो देश दिखा के भाग जाते हैं। इनका एक राजेश राम है,
वो भी जो है ना मुंह घुमा के भाग जाते हैं। जब प्रेस वाला पूछता है मुंह में माइक डाल करके कि बोलिए कि आपका मुख्यमंत्री का कौन होगा दुल्हाड़े भाई, तो वो लोग कहता है कि इलेक्शन हो जाएगा तो हम बताएंगे। तो ये चीज से हमारे आदरणीय लालू प्रसाद जी का राजद परिवार जो है अभी एकदम संकट में चल रहा है। और दूसरा संकट देने के लिए हमारे ओवैसी साहब आ गए और भी सोच रहे हैं कि अब तो दुल्लू को बिलाट से हम कैसे जो है लड़े रहे भाई, ये तो हमारे बेटा को मुख्यमंत्री बनना ही नहीं देगा लोग, ये है फिराक में। तो इनको मालूम नहीं है कि बिहार में 2010 में जो इनकी स्थिति हुई थी, हमको शायद वही स्थिति पर आकर के आदरणीय लालू प्रसाद जी और इंडी गठबंधन के लोग टिक जाएंगे। और ओबीसी साहब को मैं सलाह दूंगा कि अकेले ही इलेक्शन लड़े तो उन लोगों से अच्छा कर जाएंगे। अभी देख लीजिए ना, पिछला चुनाव जो है बिहार के अंदर में हुआ 2024 का चुनाव, ठीक है, तो हमारे आदरणीय चिराग पासवान जी 5 सीट लेकर के 5 सीट जीत गए। हमारे आदरणीय लालू प्रसाद जी वो 32 सीट लेकर के जो है ना 4 सीट जीत रहे हैं। अब देख लीजिए इनका क्या स्ट्राइक रेट है बिहार के अंदर में। तो इनको पूरे बिहार की जनता जो है ना इनको नकार दिया है। अभी किसी जनता के गले पर चौर नहीं रहे हैं। इनका है तेजस्वी जी का फुटही नाव पर सवार हो गए राहुल गांधी जी, तो वो तो डूबने जा ही रहे हैं। तो हम तो सलाह देंगे ओवैसी साहब को, यदि मेरा सलाह माने तो वो अकेले लड़ेंगे तो कहीं उनसे अच्छा जो है नहीं परफॉर्मेंस दे सकते हैं बिहार में, क्योंकि वो एक बैरिस्टर है, वो एक अच्छे व्यक्तित्व की व्यक्ति हैं। वो किसी नहीं ऐसे तो कभी याद नहीं आते हैं कि वो अच्छे बैरिस्टर हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। बिहार के लिए उनको कितनी याद आ रही है भूपेंद्र जी? ये बात आप लोग ऐसे भी कहते हैं क्योंकि बाकी मुद्दों पर जो ओवैसी बीजेपी को घेरते हैं तब आप सीधा उनसे कहते हैं कि ओवैसी जो बात कहते हैं उसमें कोई तर्क नहीं। और अब आप कह रहे हैं बड़े तार्किक व्यक्ति हैं, लॉजिक भी है उनके पास, पढ़े लिखे हैं, बैरिस्टर भी हैं, वो आए और लड़े बिहार में, पूरा फोकस है आपका। तेजस्वी जी से यदि हम उसको तुलना करें तो हमको लग रहा है कि उनसे फार बेटर है ओवैसी जी। ये बिहार की जनता को ठगेंगे नहीं, जो कहेंगे करेंगे। लेकिन लालू परिवार तो ठगुआ परिवार है रे भाई। ये जैसे सत्ता में आएगा सारा बिहार के रिसोर्स लूट लेगा। अभी देख लीजिए, अभी लैंड फॉर जॉब वाला मामला, ये सब वाले बच्चे ताम झाम लेके जाने के लिए तैयार है। तो ये किसी तरह से उचित नहीं है बिहार के लिए। हम ओवैसी जी को सलाह देंगे व्यक्तिगत कि एकदम हुआ है और आकर के ठाक से जो है ना इलेक्शन लड़े। तो एनडीए में शामिल क्यों नहीं करा लेते भूपेंद्र जी उनको? एनडीए में शामिल करा लीजिए। अरे वो शामिल हो जाए तो उनको करा लेंगे। नहीं तो आपको तो चिट्ठी नहीं लिखी ना उन्होंने, चिट्ठी तो महागठबंधन के लिए लिख रहे हैं। हमको चिट्ठियां दो ना। अच्छा, आप चिट्ठी मांग रहे हैं, वो जिसको चिट्ठी दे रहे हैं वो पढ़ने को तैयार नहीं और मांग रहे हैं चिट्ठी की चिट्ठी लाओ। अरे तो बात ऐसा है कि ओवैसी जी जो है, ठीक है विनीत भाई, सुनिए आपने भूपेंद्र यादव जी कह रहे हैं बहुत बड़े बैरिस्टर भी ओवैसी साहब, चिट्ठी लिखे तो ये इंतजार कर रहे हैं चिट्ठी का, इनके यहाँ चिट्ठी आई नहीं रही है और जहां वो भेज रहे हैं वो पढ़ने को कोई तैयार नहीं है। इतना फोकस बीजेपी का क्यों है? जो आप बार बार कह रहे थे अपने कमेंट में, हम उसी को थोड़ा सा विस्तार से अगर ले जाएं तो ये क्या मानते हैं कि अगर 5, 7, 10, 15 सीटों पर भी प्रभाव कर दिया, कुछ जीत गए, कुछ पर वोट काट दिया, तो बीजेपी को बड़ा एज मिलेगा? नहीं, ऐसे भी हम लोग एनडीए का सरकार बनने जा रहा है, कोई अच्छा ऐसे भी बनने जा रहा है, लेकिन वो आ जाएंगे तो पूरा पक्का हो जाएगा, बन जाए, आप ये कहना चाह रहे हैं? ठीक है विनीत भाई, सर ऐसा है 100 सुन लेते हैं भूपेंद्र जी, सुन लेते हैं विनीत जी को, सुन लेते हैं, फिर आ रहा हूं आपके पास। जी देखिए, ये तो जो आंकलन है वो तो ये सिद्ध करता है कि अगर ये जो ओवैसी साहब की पार्टी है, अगर ये खुद से लड़ती है चुनाव, तो देखिए ये वोट कट पार्टी के रूप में तो रही है। और इसका सबसे बड़ा जो नुकसान रहा है, हमने पिछले चुनावों में देखा, वो राजद पार्टी के लोगों के लिए रहा, राजद के लिए रहा या अन्य पार्टी के लिए रहा, जिन पार्टी के लिए मुस्लिम वोट महत्वपूर्ण होते हैं। ओवैसी साहब का बिहार में अपना दबदबा बनाना या बिहार में खड़ा होना, ये एक चुनौती है उन पार्टी के लोगों के लिए, उन पार्टी के लिए जो पार्टी की आंख रहती है मुस्लिम वोट बैंक के ऊपर। तो देखिए, जो बात रही बीजेपी की, देखिए बीजेपी के लिए तो ये इस प्रकार से है कि अगर वो लड़ते हैं चुनाव, तो देखिए हमेशा से ये रहा है कि इनका भी कुछ वोट निकल के सामने आएगा, ओवैसी साहब की पार्टी का भी। और
जो अल्टीमेटली जो इसका फायदा है वो एनडीए को मिलेगा, बीजेपी को मिलेगा, ये तो देखने में स्पष्ट नजर आ रहा है। जी ठीक है। लेकिन अब दूसरी तरफ यहां पर अगर हम सीटों की बात करें तो जैसा भूपेंद्र जी भी कह रहे थे और बाकी खुद आरजेडी के प्रवक्ता, आरजेडी के सांसद, आरजेडी के प्रवक्ता के साथ साथ और भी बड़े नेता हैं, उन लोगों का एक आकलन है कि हम कमोबेश इस तरीके का इक्वेशन बनाएंगे और इतनी सीटों का बंटवारा करके हम जा सकते हैं चुनाव में और अच्छी जीत हमारी होगी। बीजेपी अपनी रणनीति पर काम कर रही है और संकल्प राजनाथ सिंह ने वहां पर जाकर ले लिया था, बूथ बूथ तक वो जाने की अपनी तैयारी कर रहे हैं। अब इस दौर में चिट्ठी का आना, फिर उनको सलाह देना कि आप चुनाव ना लड़िए और फिर वो सलाह मानते हैं नहीं मानते हैं, इन तमाम परिस्थितियों में आपको क्या लगता है कि जो चुनाव के परिणाम होंगे वो कट टू कट होंगे, एक तरफा होंगे जैसा भूपेंद्र जी का दावा है, या फिर ओवैसी की एंट्री से उसमें एक बड़ा चेंज दिखाई देगा? फिर मैं आता हूं दूसरे सवाल पर। जी ये जो आपका सवाल है बहुत ही दिलचस्प सवाल है। देखिए जो जो इसका परिणाम निकल के जो सामने आने वाला है, जो आएगा, वो देखिए ओवैसी के इस कदम के बाद जो अब नजर आ रहा है वो यह नजर आ रहा है कि जो बिखराव जो आएगा, जो डिसरप्शन क्रिएट करेगा इनका यह डिसीजन ओवैसी साहब के आने के बाद, ये इस चिट्ठी के बाद, वो बड़ा रहेगा। और इसका जो असर होगा वो बड़ा असर होगा, वो बड़ा प्रभाव जो पड़ेगा वो पड़ेगा इंडिया ब्लॉक के गठबंधन के ऊपर पड़ेगा, वो राजद पे पड़ेगा, ये उन पार्टी पे पड़ेगा जिस प्रकार से मैंने पहले ही बोला, जिनकी आंखें गड़ी रहती है मुस्लिम वोट बैंक पर। तो थोड़ा बिखराव नजर आएगा और एक गठबंधन की सरकार रहेगी। पर देखिए ओवैसी साहब का आना एक बड़ा डिसरप्शन है बिहार की राजनीति में, और ये चिट्ठी का रहना, ये चिट्ठी वाला जो ये है, ये बहुत बड़ा एक डिफरेंस क्रिएट करेगा, अंतर क्रिएट करेगा, जो इसका परिणाम रहेगा चुनावों का। जी अच्छा, एक गीत का मैंने जिक्र किया था कि चिट्ठी आई है, इसका बड़ा हमने सुना है, बहुत अच्छा लगता है, सभी को पसंद है। लेकिन एक और गीत है, चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सी देश। तो भूपेंद्र जी, चिट्ठी तो भेज दी ओवैसी साहब ने, लेकिन संदेश उधर से साफ आ गया, यहां पर संदेश आया है और ये कहा जा रहा है कि आप ना चिट्ठी भेजिए और चुनाव लड़िए बिहार में। अब आप कह रहे हैं कि नहीं आप आइए, तो आप इंतजार क्यों कर रहे हैं? चिट्ठी आप भेज दीजिए ओवैसी साहब को। नहीं, ऐसा है, देखिए हमारे ओवैसी साहब जो है, एक उनकी अपनी पार्टी है मेरे भाई, उनकी स्वतंत्रता है, उनकी क्या डिसीजन है उस डिसीजन में मैं नहीं जाना चाहता। लेकिन इतना जरूर हम एक राजनीति में रहने के वजह से हमको कंपेरिजन जब करते हैं तेजस्वी जी में और जो है ना ओवैसी जी में, तो दोनों में फार बेटर जो है ना, राहुल गांधी जी को भी आप तुलना करिए तो फार बेटर ओवैसी जी हैं। ये दोनों आदमी जो है ना, बिहार के जनता को जो है ना, ये लोग ठगने का काम किया। बिहार की जनता के बहुत ज्यादा इन लोगों से आशा नहीं है मेरे भाई। बिहार में लोग जितना झूठ बोला, इतना झूठ बोला। अभी देखिए ये पिछले चुनाव 2024 में हमारे राहुल गांधी जी क्या कहे थे कि हम जब जीतेंगे, शासन में आएंगे, तो हम जो है ना हर माँ बहने को 1-1 लाख रुपया जो है ना सालाना देंगे, खटाखट खटाखट खटाखट, ये कहते थे। और बिहार में हमारे आदरणीय तेजस्वी जी, लीडर ऑफ अपोजिशन, जब आए तो माई बहन योजना के सिगुफा छोड़े हुए हैं। ये जो है माँ बहन योजना के सिगुफा छोड़ करके इहो पिछले इलेक्शन में किए थे कि हम देंगे टकाटक टकाटक टकाटक। कहाँ चला गया टकाटक? हमको तो लग रहा है कि सही मायने में देखिए अभी एगो जो है ना सेनेटरी पैड बांट रहे हैं हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी, वो कांग्रेस के बचाव बैल है रे भाई। अब आप जानते हैं प्रसून जी, कांग्रेस के वो बचाव बैल हैं, वो बचाव बैल का काम जानते हैं क्या होता है? वो मूड़ी हिला करके वो जो है ना भीख मांग लेगा, लेकिन वोट नहीं मिलेगा। तो ठीक उसी प्रकार जो है वो कांग्रेस का बचाव बैल है। इधर बिहार में आदरणीय लालू प्रसाद जी के हमारे, ये तो हम नहीं समझते हैं कि यदि लालू प्रसाद जी का सुपुत्र नहीं होते तो ये हम लोगों से भी फेडुअल आदमी होता। हम लोग जो आज इस स्थान पर हैं, भाई साहब हम एनालिसिस कर रहे हैं, पत्रकार महोदय, तो ये हम लोगों से भी जो है ना निचला स्तर पर होता, क्योंकि इनके अंदर में कोई एजुकेशन नाम का चीजें नहीं है। ये तो विरासत में मिल गया। अब बिहार का हमारा जदुवंश को ये बुर्बक बना करके आज तक जदुवंश को कुछ दिया नहीं ना भाई। ये जो नौकरी हुई तो डोमिसाइल नीति, आज ही गाते हैं रोड पर घूम घूम के कि हम डोमिसाइल नीति को जो है ना क्लोज कर देंगे।
लेकिन यही व्यक्ति जब सत्ता में रहता है तो बिहार के नौजवानों को सूद लेने के लिए इनको याद नहीं आता है। अच्छा ठीक है, चलिए वो आप आकलन कर रहे हैं कि पढ़ाई लिखाई क्या कितना, वो सारी चीजें चर्चाओं में हमने पहले देखा। भूपेन जी, एक सवाल मेरा ये है कि एक संदेश आप लोगों ने बड़ा अच्छा दिया जब आपके यहाँ पोस्टर लगा, मैंने देखा वो चाहे जदयू के कार्यालय में या फिर बीजेपी के कार्यालय में या और भी जगहों पर, वहां पर बकायदा प्रधानमंत्री मोदी की और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जो फोटो थी, बड़ी शानदार फोटो लगाई गई, मतलब एकदम पैरेलल। एक संदेश देने की आप लोगों ने कोशिश की है कि हाँ भाई, अब जब चुनाव में हम जा रहे हैं तो हमारे नेता, वो चाहे केंद्र स्तर के बीजेपी के नेता हों या फिर जदयू के यहाँ के नेता हों, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हों, सभी एक पैरेलल उस पर रहेंगे, एक क्लियर लाइन है कि मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं और ये रणनीति है आपकी। देखिए, इससे एकदम स्पष्ट हो जाता है मेरे भाई, पूरे बिहार की जनता आज से नहीं 6 महीना पूर्व से माइंड मेकअप कर लिया है। हमारा पांचों पांडव इस तरह से इंटैक्ट है कि अब हम लोग को संदेश नहीं देना, हम लोग को खाली जाके अब जनता के बीच हाथ जोड़ना है कि आप लोग निर्णय करिए। हमने ये विकास किया, हम लोग विकास के मुद्दे पर वोट मांगेंगे, आश्वासन के ऊपर नहीं। ये लोग भविष्य दिखा करके वर्तमान खराब करने वाले लोग हैं रे भाई। इंडी गठबंधन के लोग जो है, आप देखते होंगे कि कोई भी ज्योतिष के यहाँ जब जाइएगा तो पतरा देखता है, हाथ देख कर कहता है कि आपका भविष्य में 6 गो बेटा होगा, आप अमेरिका जाइएगा, ब्रिटेन जाइएगा, आप यूपीएससी क्रैक कर दीजिएगा, लाइए 100 रुपया। तो ठीक उसी प्रकार हमारे बिहार में इंडी गठबंधन, राहुल जी और जो है ना तेजस्वी जी और हमारे आदरणीय लालू प्रसाद जी पूरे नौजवान को भविष्य दिखा करके वर्तमान जो है ना खराब करने का काम कर रहे हैं। ये लोगों से बिहार के नौजवानों को भला नहीं होगा मेरे भाई, क्योंकि आपको नहीं मालूम है, मैं बता दूं 2 सेकंड में, कि बिहार के अंदर में एक संजय यादव है, वो हरियाणा से चल के आए हैं, राज्यसभा मेंबर है रे भाई। वो 1 नंबर का दलाल, आपको मालूम नहीं है, उसको गोगा डॉन खोजता है हरियाणा में। अब 75 करोड़ की रंगदारी उससे मांग कर रहा था, मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं। और गोगा डॉन के डरे जो है ये बिहार के अंदर में तेजस्वी जी के साथ छिप करके यहीं से जो है ना जितना वैकेंसी हुआ था बिहार के अंदर में, और बिहार के नौजवानों को सपना को बेचने का जो इन लोगों ने काम किया, और सारे सपना का बेचने वाला एक संजय यादव है, इनका राज्यसभा का मेंबर। वो हरियाणा में बैठ करके यूपी के बच्चे से, आपको हम नहीं समझते हैं कि दूसरे स्टेट के बच्चे से ये 10 लाख रुपया लेकर के नौकरी बेचने का काम किया है मेरे भाई। ये क्या बात करेंगे, ये लोग दलाल है। और अब जो है बिहार की जनता, ठीक है, मैं चाहूंगा इन शब्दों का इस्तेमाल मेरे मंच पर ना करें, बेहतर होगा। बाकी राजनीति में आप लोग एक दूसरे को बहुत कुछ संबोधित करते रहते हैं। विनीत वर्मा, अब फाइनल कमेंट की तरफ भी बढ़ेंगे। सवाल इस बात का है कि हमने कई फैक्टर्स पर जिक्र किया, एक महिलाओं का फैक्टर बड़ा फैक्टर है। ओवैसी साहब की चिट्ठी आएगी, वहां पर चिट्ठी पढ़ी जाएगी, नहीं पढ़ी जाएगी, या चुनाव वो लड़ते हैं नहीं लड़ते हैं, सारी विषय है और उस पर वो अपनी रणनीति पर उतर जाएंगे। लेकिन बीजेपी और जदयू इस फैक्टर पर बड़ा भरोसा करके बैठे हुए हैं कि इस बार भी इसका एक बड़ा बैकअप हमें मिलेगा। यह है क्या चुनाव में मुद्दा, या मुद्दा वही है जिस मुद्दे पर ओवैसी साहब चिट्ठी लिख रहे हैं और वो चाहते हैं कि वो चिट्ठी खुले पढ़ा जाए और उनको लाया जाए गठबंधन में और फिर वो MY समीकरण बना ले। हिंदू मुसलमान बीजेपी ना कर पाए, लेकिन महिलाओं का जिक्र कोई नहीं कर रहा। जी देखिए, महिलाओं को जिक्र करना, महिला सशक्तिकरण के बारे में बात करना या विकास के मुद्दों पे बात करना, ये देखिए, ये मुद्दे हमेशा से चुनावों में एक हॉट केक की तरह रहते हैं और हमेशा परोसे जाते हैं। पर इन हॉट केक के पीछे जो असल का इंग्रेडिएंट होता है, जो असल जो मसाला होता है, वो देखिए वो हमेशा जो ग्राउंड लेवल पे जो हमारा वोट बैंक रहा है, जो ग्राउंड लेवल पे हमारे मुद्दे रहे हैं, जिन मुद्दों के बुनियाद पे राजनीति बनती है, पार्टी बनती है, बिखरती है, वो हमेशा से वही रहती है। और इस बार भी जो ये चिट्ठी का जो मामला है, जिसकी वजह से आज हम इस पर चर्चा कर रहे हैं, ये एक बड़ा ही मुद्दा है, सोचने योग्य मुद्दा है, जो MY फैक्टर है, जो D फैक्टर है आपकी बात कर रहे हैं। ये मुद्दा हमेशा रहने वाला है और इस बार भी प्रचंड रूप से रहेगा। और देखिए, जो चिट्ठी वाला मामला है, ये काफी सीरियस मामला है। और ये सीरियसनेस जो है, जो ये ज्यादा है राजद की तरफ, कि अब वो इस पे क्या डिसीजन लेते हैं, इस पे क्या इसको स्वीकार करते हैं। अब स्वीकार किया तब भी थोड़ा उनको दिक्कत रहेगी।
और देखिए जो इसमें जो असल फायदा रहेगा वो AIMIM का रहेगा। तो देखिए जो ये जो महिलाओं का मुद्दा है, ये मुद्दे हैं, ये देखिए मुद्दे हमेशा है, और मेरे हिसाब से ये मुद्दे हमेशा राजनीति में आने भी चाहिए। पर देखिए असली मुद्दे जो हमेशा रहते हैं वो पीछे जो हमेशा जिन पे पार्टी बनती है, बिखराव होता है, या वोट का बिखराव होता है, वोट कटाव होता है, वो हमेशा से रहते हैं। और इस बार भी वही समीकरण बनता हुआ नजर आ रहा है। ये जो विकास के मुद्दे हैं ये कहीं ना कहीं बहुत ही कम रह जाते हैं, छूट जाते हैं। पर ये जो मुद्दे हैं, जो जिस प्रकार से ये जो मुद्दे के बारे में आज बात की जा रही है, ये हमेशा से रहते हैं। और ये अब देखने वाली बात होगी चुनावों में, जो चुनाव में किस प्रकार से ये अब इसको लिया जाएगा, राजद का क्या फैसला रहेगा, और AIMIM इस मुद्दे के बाद और इस घटना के बाद, इस चीज के बाद किस प्रकार से अपनी रोटियां सेक सकती है बिहार की राजनीति में। ठीक है भूपेंद्र यादव जी, यही सवाल थोड़ा सा बदल कर मैं आपसे करता हूं कि जब पिछली बार हमने देखा एक बड़ा फैसला किया जदयू की तरफ से और उस फैसले का विरोध भी हुआ, कुछ खुलकर विरोध नहीं भी हुआ क्योंकि वहां पर बोलना नुकसानदेह हो सकता था पार्टियों के लिए, शराबबंदी, और फिर उसके बाद उसका एक परिणाम निकल कर आया और एक तर्क रखा गया कि नहीं एक बड़ा मुद्दा रहा, इस फैसले से फायदा जदयू को मिला। बीजेपी ये मानकर चलती है कि प्रधानमंत्री के फैसलों से, प्रधानमंत्री के केंद्र के उन फैसलों से जिससे महिलाओं को सीधा लाभ मिला है, उसकी वजह से हर एक प्रदेश में महिलाओं की भूमिका बदली है। इस पार्टी के लिए नजरिया बदला है, खासतौर से प्रधानमंत्री मोदी के लिए नजरिया बदला है। जब वो जाते हैं रैली करने तो वहां पर एक दो रैली से वो माहौल बदल देते हैं। आप इस रणनीति पर बैठे हुए हैं, अभी इस रणनीति के साथ आगे बढ़ रहे हैं। जब कार्यकारिणी की बैठक चल रही थी या फिर आप लोग संकल्प ले रहे थे, उसमें क्या अंदर खाने ये तय किया गया कि बूथ बूथ पे जाना है और महिलाओं के विंग को अलग से मजबूत करना है? जी ऐसा है भाई साहब, मैं आपको बता दूं कि इस देश में पहला एक बिहार राज्य है जहां पर महिलाओं के लिए आरक्षण का व्यवस्था की गया। मैं आपको बता दूं कि 1,01,20,000 हमारे महिलाएं जो है बिहार के अंदर में सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से जुड़ा हुआ है सरकार से। वो डायरेक्ट बिजनेस करती है, लोन के माध्यम से हम लोग उनको रोजगार देने का काम किया। अब रोजगार का ये नतीजा निकला, ये जो 2005 के बाद जो बिहार में दृश्य बदला कि जितने MCC, माले, IPF, भूमि सेना, ये सारे का सारे जो है नेस्तनाबूद हो गए। 50,000 को जेल में डाल दिया गया। अब आइए अब बिहार के अंदर में हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, तो हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी देश का डायनेमिक पर्सनालिटी है। वो बिहार में क्या पूरे प्रदेशों में, देश के पूरे प्रदेशों में कहीं भी जाते हैं तो वो सिर्फ विकास की बात करते हैं रे भाई। उनको लन फंड से कोई मतलब नहीं है। अभी देखिए बिहार में कई बार आए, जब आए हैं तो कभी 50,000 करोड़, तो कभी 10,000 करोड़, तो कभी 5,000 करोड़, ऐसे ऐसे हाईवे, नेशनल हाईवे, एयरपोर्ट, आप देख लीजिए मेट्रो सिटी, ये सारे चीज पूरे 38 जिला में हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज बनने जा रहा है। पूरे प्रदेश के अंदर में हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी बनने जा रहा है, स्कूल के लिए अलग फैसिलिटीज। ये सारी चीजें जो है ना हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जब आए हैं, डबल इंजन की सरकार, हमारे आदरणीय नीतीश कुमार जी, हमारे सम्राट चौधरी जी, आदरणीय दिलीप जायसवाल जी और नित्यानंद राय जी, ये सारे लोग मिल करके बैठ करके बिहार की उन्नति में ही विश्वास करते हैं मेरे भाई। और बिहार कैसे दिन दुना रात चौगुना आगे बढ़े, बेरोजगारी कैसे खत्म हो, इस पर हम लोग चिंतन मंथन कर रहे हैं। बूथ टू बूथ जा करके सारे लोगों को जो है ना हम लोग समस्या को समझने का भी जो है ना हम लोग को निर्देशित हुआ है कि जितना भी केंद्र का और बिहार का योजना है वो सारी योजनाओं को धरती पर कैसे लाया जाए, ये ड्यूटी हम लोग को भाजपा और NDA का जितना भी कार्यकर्ता हैं उनकी ड्यूटी बनती है। हम लोग इस समस्या को निदान करके 2030 तक विकसित बिहार की श्रेणी में ला करके खड़ा करने जा रहे हैं मेरे भाई, और यही हम लोगों का सपना है और यही हम लोग का सेवा है। ठीक है विनीत भाई, बहुत जल्दी से फाइनल कमेंट ही आपका। मौजूदा दौर में आपको लगता है कि अब अगला कदम क्या होगा ओवैसी का? देखिए ओवैसी साहब का अगला कदम तो रहेगा, वो चाहते तो वही हैं कि बिहार में अपना दबदबा बनाना। अब चाहे वो इंडिया ब्लॉक में शामिल हो या ना हो, वो अपना दबदबा बनाने की पूर्ण कोशिश करेंगे और इसमें वो जुट चुके हैं इस चिट्ठी के माध्यम से, और इसमें आगे बढ़ेंगे भी वो।
और काफी कोशिश करेंगे कि इस बात से यह संदेश देने का मुस्लिम वोट बैंक में कि वह तो चाहते थे बीजेपी के खिलाफ लड़ना, पर इनको जोड़ा नहीं गया। ठीक है, तो अब देखना ही होगा कि ओवैसी साहब के चिट्ठी प्रस्ताव का जो जवाब अब तक मिल चुका है, क्या उसमें कोई बदलाव आता है या फिर यही बात आगे भी कायम रहती है और फिर ओवैसी अपना अगला कदम क्या उठाते हैं। बहुत शुक्रिया भूपेंद्र जी आपका और विनीत भाई आपका भी। तो मौजूदा दौर में चिट्ठी वाली बात तो अब खारिज हो चुकी है। मनोज झा ने स्पष्ट कह दिया है कि आप चुनाव ना लड़ें तो हमारा ज्यादा भला कर पाएंगे, लेकिन ओवैसी क्या करेंगे ये ओवैसी ही जानते हैं। नमस्कार।